चलिए, तो आज के इस क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो संख्या तो हम लोग जानते हैं कि जैसे संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 ऐसे पढ़ते हैं। कोई भी संख्या का यूज हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कभी मान लीजिए कि 5 का यूज़ लेते हैं, कभी 5.5 का यूज़ लेते हैं, नहीं कभी मान लीजिए √5 का यूज़ लेते हैं, कि ऐसे जो हमारे पास संख्या है, कुछ मान लीजिए कि कुछ संख्या माइनस में होती है, कुछ प्लस में होती है, कुछ क्या दशमलव में होती है, कुछ मान लीजिए कि दशमलव के बाद तो रुकती है, कुछ नहीं रुकती है, ठीक है। जैसे ई सब के कुछ रूट में होती है संख्याएं, ठीक है। तो ई सब के बारे में हम लोग बहुत पहले से देखते आए हैं लोग, ठीक है, कि संख्याएं क्या होती है, लेकिन संख्याओं को देखते आए हैं लोग ना। तो हमको क्या अब इसमें पढ़ना है कि संख्याओं का जो भी हमारे पास ग्रुपिंग में बांटा गया है, उसका नाम मान लीजिए कोई इस ग्रुप में आ रहा है, ठीक है। बहुत सारा नाम हमको मिलेगा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या। बहुत सारी संख्याओं के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, यानी बहुत सारा संख्या का एक ग्रुपिंग बना होता है, सबका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है। तो उसी संख्या के बारे में हम लोग को जानना है इसमें, ठीक है। तो जान लेते हैं लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोग कि क्या होता है कि संख्या हमारे पास क्या होती है। जैसे 1 2 3 ऐसे वाला संख्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे हम देखते चले जाते हैं। तो क्या होगा कि जैसे संख्याओं का देखिए, संख्याओं का कहाँ से पता लग गया है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 5 इस वाला संख्या का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है। कुछ हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, उसका भी कुछ नाम होता है, ठीक है। तो सबका नाम हम लोगों को क्या करना है, जानना है, और सबका जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यानी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत संख्या है, ठीक है। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी नेचुरल नंबर को हम लोग सबसे पहले समझते हैं लोग। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, ये हम जानते हैं कि जो गिनती की संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 डॉट संख्या जो भी होती है, आगे बढ़ते जाएगा प्लस वाला, इसमें ना दशमलव आएगा ना माइनस आएगा, ठीक है। ये जो भी हमारे पास जो संख्या ये होती है, जैसे 1 2 3 ऐसे वाला संख्या रहता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब इसमें मान लीजिए 0 कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक और ही संख्या का नाम बन गया, जैसे पूर्ण संख्या। अब क्या कि पूर्ण मतलब जो संख्या पूरा हो गई, ये मान लीजिए पूरा नहीं है क्योंकि इसमें 0 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या है। तो अगला है हमारे पास पूर्ण संख्या है, इसका मतलब होता है होल नंबर। अब इसको देखिए, अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है, जैसे हमारे पास यानी पूरा हो गया, जो संख्या हमारे पास पूरा हो गया, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमारे पास जो भी संख्या रहेगी वो क्या होगी, पूर्ण हो गई, यानी पूरा हो गई, ठीक है। वही हमारे पास पूर्ण संख्या हो गई। अगला हमारे पास देखा गया कि मान लीजिए कि अब पूर्ण संख्या, ठीक है, कि अब मान लीजिए पहले क्या था कि 1 2 3 आगे आदमी जा रहा था ना। अब क्या देखा गया कि जब 0 खोज हुआ तो उसके बाद में अब देखा गया कि अब बताओ, ठीक है 0, अब 1 से नीचे 0 है, अब 0 से भी तो छोटा कोई संख्या हो सकता है ना। तो इसलिए देखा गया कि कोई संख्या मान लीजिए माइनस में, 0 से पीछे जाएंगे लो तो क्या मिलेगा, माइनस वाला संख्या कि -1 -2 -3 ऐसे संख्या मिलेगी, ठीक है। तो उसका एक नाम दे दिया गया क्या, पूर्णांक, यानी पूर्णांक संख्याएं। तो यानी इसको इंग्लिश में हम कहते हैं लो इंटीजर, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग का कैसे होता है कि जैसे यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, 0 से हम इधर जाएंगे, ठीक है, राइट साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, प्लस में मिलेगा, +1 +2 +3 डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन लेफ्ट में अब जाना है, ठीक है, तो लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, माइनस में -1 -2 -3 डॉट करके ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। यानी हमारे पास देखिए तो पूर्ण संख्या, अब देखिए प्राकृत संख्या हमारे पास 1 2 जो भी प्लस वाला संख्या है उसमें 0 नहीं नोट करना है, ठीक है, वो क्या हो गया, प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या हमारे पास जो 0 से स्टार्ट हो यानी पूरा हो गया हो, उसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक संख्या क्या होगी, जो हमारे पास माइनस भी रखती है और प्लस भी रखती है, दोनों को मिला के जो संख्या बनाती है उस ग्रुप का क्या नाम है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें सोचने वाला बात है कि कुछ संख्या इसमें प्लस भी है, कुछ संख्या माइनस में। अगर 0 से इधर हम जाते हैं तो माइनस में क्या होती है, मिलती है, इधर जाते हैं तो किस में मिलती है, प्लस में मिलती है, ठीक है। तो इसका भी कुछ नाम दे दिया गया। अब जो माइनस में मिलेगी उसको हम कहेंगे ऋणात्मक,
ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो हमारे पास ऋणात्मक में संख्या मिली उसको हम क्या कह दिए, निगेटिव इंटीजर यानी ऋणात्मक पूर्णांक। और जो हमारे पास प्लस में मिली उसको हम क्या कह दिए, यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी जो हमारे पास प्लस में मिला उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कह दिए और जो हमारे पास माइनस में मिला उसको हम निगेटिव इंटीजर कह दिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि यहाँ पे अब कोई पूछेगा जीरो बताओ, अब जीरो क्या है, नहीं इस पे प्लस है ना माइनस है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, किसी में ना ये किस में आएगा, ये मान लीजिए ना निगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में भी आएगा। ठीक है, दोनों में इसका यूज क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो गया कि प्लस वाला हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया और माइनस वाला क्या हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब आपको कुछ समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कुछ हम मान लीजिए संख्या लिखे, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई संख्या है जो 2 से पूरा कट जा रहा है। जैसे 2 है तो 2 में 2 से भाग देंगे तो उसका शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 4 है तो 4 में भी भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। 6 में भी 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 2 से जो संख्या पूरा कट जा रहा है, कोई संख्या है कि जो 2 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो उसका भी वो ग्रुप बना लिया गया। जैसे यहाँ पे हो गया कि जो 2 से पूरा कट जाए उसको हम क्या कह देंगे, यानी सम संख्या। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे इवन नंबर। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम हो गया इवन नंबर। अब सम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरा कट जाए। यहाँ पे लिख लेना है कि 2 से पूरा कट जाए। ठीक है, अब देखो अब 2 से पूरा कट जाए वो संख्या क्या हो गई, इवन नंबर यानी सम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखो अब इसका जैसे उदाहरण में हम ले लेंगे 0 2 4 6 ऐसे करके कोई हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या है कि जो 2 से पूरा ना कटे उसका ग्रुप का सी बन गया विषम संख्या। तो अब क्या लिखेंगे, विषम संख्या, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या आ जाएगा, 2 से जो पूरा ना कटे उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या। ऐसे आप लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि जैसे हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, विषम संख्या में आ गया। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या आ गया समझ में कि सम संख्या आ गया समझ में। अब यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सर मान लीजिए कि विषम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि -6 जो है, -6 विषम सम संख्या है कि विषम संख्या है, क्योंकि ये भी क्या है, एक पूर्णांक है ना, एक संख्या है। तो आप तो बोले हैं कि मान लीजिए कि हम बढ़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, सम और विषम दोनों। तो इसमें भी 2 से हम भाग देंगे तो ये भी कटेगा, -2 हो गया, -4 हो गया, और माइनस वाला भी तो हो सकता है जी। देखिए यहाँ पे क्या है कि शर्त इसका क्या है कि 2 से पूरा कटना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए कि माइनस में हो प्लस में, उससे मतलब ना है, 2 से कटना चाहिए। तो -6 भी क्या है हमारे पास, सम संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लोग कि +6 भी हमारे पास क्या है, सम संख्या है, -6 भी हमारे पास सम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए -3 भी क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, जो 2 से कट जाए पूरा उसका शेषफल 0 आ जाए, वो क्या है, सम संख्या में आ जाएगा। जो 2 से पूरा नहीं करता है, भले माइनस हो या कुछ भी हो, उसका मान लीजिए कि शेषफल कुछ ना कुछ बच जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या में आएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसमें मान लीजिए कि अब इतना हो गया। अब इसमें और एक बात देखा गया कि जैसे ऐसे कुछ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी संख्या, इतना संख्या को समझते हैं लोग। इसमें सम भी आ गया, विषम भी आ गया। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि अगर माइनस में कर दिया जाए तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, प्लस में जाएगा तो वो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्या कि जैसे हमारे पास कोई आ गया कि जैसे कोई संख्या इसमें है कि मान लीजिए 2 से कट रहा है। ठीक है, एक अपने मान लीजिए 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 है, अब 2 है तो 1 से भी कट रहा है, अपने आप से कट रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 तो हमारे 2 से 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं
5 की बात, तो यहाँ पे 5 तो क्या है हमारे पास, ई सिर्फ किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, सॉरी 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, ठीक है। तो उस संख्या, क्या कहने का मतलब है कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, 1 से कटे और स्वयं से कटे, उस संख्या का नाम, एक नाम दिया गया अभाज्य संख्या। क्या नाम दिया गया, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। अब इसमें हमको समझना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, ठीक है, यानी उसका कहने का मतलब है कि उभयनिष्ठ उसका जो गुणनखंड अगर निकाला जाए तो वो क्या आना चाहिए, 1 और स्वयं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम कितना, मान लीजिए कि एक संख्या हम 9 ले लिए और एक संख्या 13 ले लिए, ठीक है। ये देखते हैं ये थी कौन, इसमें क्या है, कौन मान लीजिए कि सम संख्या है, सॉरी कौन अभाज्य संख्या है, कौन नहीं है। तो इसमें देखिए, तो अगर 9 का हम गुणनखंड निकालते हैं तो 1 गुना 3 गुने ऐसे करके मान लीजिए कि 3 लिख सकते हैं लोग, ठीक है। अब 13 का निकालिए तो 1 गुना 13, यानी कहने का मतलब है कि इसमें देखिए, इसमें क्या आ गया कि 1 से ज़्यादा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, यानी निकल के आ गया। लेकिन इसमें देखिए तो 13 में 1 आया है और स्वयं आया है, 13 आया है, ठीक है। तो इसलिए जो संख्या का गुणनखंड निकालने पे उसका जो एथी आए, जो उसका आंसर आए, ठीक है, 1 आए और क्या आना चाहिए, स्वयं आए, ठीक है, उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो वहीं हमारे पास क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जैसे हमारे पास 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5, 7, अब 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा, 9 में हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़्यादा 1 से ज़्यादा उसका गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। 11 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे करके हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें सोचने वाली बात है कि यहाँ पे 2, यहाँ पे एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि बताओ कि कौन ऐसा एथी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो भी अभाज्य संख्या आता है ना वो विषम संख्या आता है। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि 3 भी विषम संख्या है, 5 भी, 7 भी, 11 भी, ऐसे बढ़ते जाएंगे लोग, तो जो हमारे पास विषम संख्या आएगी उसी में से अभाज्य संख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि कौन ऐसा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या है, सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि कौन ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, तो 2 सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, हो गया। अब कोई पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताओ, ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो 2 हमारा क्या है कि सबसे छोटा भी अभाज्य संख्या है और 2 हमारे पास क्या है कि सम अभाज्य संख्या है। इतना आया क्लियर। अब देखिए, अब अगला है हमारे पास भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर। अब इसको हम लोग समझते हैं लोग। अब ये क्या कहता है कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, 1 से भी कटे और दूसरे संख्याओं से भी कटे, ठीक है। भाज्य संख्या हमारे पास, अभाज्य संख्या क्या कहता है कि जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो क्या हो गई हमारे पास, अभाज्य संख्या हो गई। लेकिन भाज्य संख्या क्या कहता है कि जो स्वयं से कटे, ठीक है, 1 से भी कटे और दूसरी संख्याओं से भी कटे, वो क्या हो गई हमारे पास, अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे होता है 15 को देखिए यहाँ पे, जैसे 15 यहाँ पे लिखा है, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 से भी ई कट रहा है, इसका 3 से भी कट रहा है और 5 से। इसका कहने का मतलब है कि इसका जब गुणनखंड निकाले तो 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड आ गया, ठीक है। तो इसलिए इस संख्या का क्या होगी हमारे पास, अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इसमें क्या शर्त है कि सिंपल 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बताओ कि मान लो कि एक अभाज्य संख्या है कि ना, ठीक है, क्योंकि एक में एक को भी तो 1 गुना 1 मान लो कि कर सकते हैं लोग। तो कहने का मतलब होता है कि एक, देखो एक क्यों नहीं होता है अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका 2 अलग अलग हमको क्या चाहिए, उभय गुणनखंड चाहिए, तो 2 अलग अलग गुणनखंड नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसलिए मान लो कि यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 गुना 2 हम लिख सकते हैं, तो इसका 1 अलग हो गया, 2 अलग हो गया। जैसे 5 हो गया तो 5 को 1 गुना 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अलग अलग हो जा रहा है। लेकिन एक में देखो तो हमारा उभयनिष्ठ जो गुणनखंड मिल रहा है वो दोनों एक जैसा है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या कहने का मतलब है कि ये हमारे पास, इसलिए इसको हम अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में नहीं रखते हैं लोग, ठीक है।
आ गया बात समझ में कि ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग उभयनिष्ठ गुणनखंड चाहिए, ठीक है। इसमें भी हमारे पास अलग अलग मतलब कि गुणनखंड आएगा, 2 से ज़्यादा अगर गुणनखंड आएगा तो किस में आ जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर में, यानी भाज्य संख्याओं में आ जाएगी, ठीक है। इसको आप पहले क्लियर कीजिए। इतना आप मान लीजिए कि जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगी, डॉट 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 संख्याएँ हो जाए बढ़ते जाएगी, ठीक है। इसमें मान लो कि कुछ संख्याएं सम भी होती है, सम मैक्सिमम संख्या, सब सम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, ठीक है। सब नहीं, मान लो 2 को छोड़ के, क्योंकि 2 तो हमारे पास कैसी अभाज्य संख्या में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास भाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ होती है, कहाँ से होती है, 4 से होती है, ठीक है। ऐसा कोई पूछ सकता है या कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ मल्टीपल ऐसे कि आभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का गुणनफल, सबसे छोटी आभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी आभाज्य संख्या 4, यानी 4 दूनी 8 हो गई, ठीक है। तो इसलिए हमारा गुणनफल इसका क्या होगी, 8 होगी। कोई दिक्कत, इतना आप क्लियर करो, उसके बाद क्या आगे देखा जाता है। अब देखते हैं लोग कि जैसे हमारे पास संख्याओं के बारे में हम लोग समझ गए। अब क्या है कि जैसे जो भी हमारे पास संख्या दिया है, जैसे माइनस प्लस वाला, चाहे आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सबको हम समझ गए लोग ना। अब क्या होगा कि जैसे संख्या तो हम जानते हैं कि कुछ संख्या एथी में होता है, अब जो बटा में संख्या आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब उसको देखो, अब यहाँ पे जो संख्या बटा में आती है, जैसे मान लो कि 5/2 संख्या आ गई, ये तो बटा में हो गई। तो अभी तक तो हम सिर्फ यही सब संख्या पढ़ रहे थे कि जो न दशमलव में आ रही थी, न बटा में आ रही थी, लेकिन अब किस में आ गई, बटा में आ गई। तो बटा में आ गई तो कहने का मतलब ये दशमलव में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो कि अगर इसको हम भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, यानी 2.5 आ गया इसका नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो संख्या बटा में आती है उसका क्या नाम होता है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। 10th क्लास 9th क्लास जो भी क्लास है उसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है, ठीक है, अच्छा से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे 10th में तो इसका विस्तार मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं लोग कि जो संख्या बटा में आती है उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है, रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। अब क्या कहता है, परिमेय संख्या जो p/q के रूप का हो, p/q के रूप में हो, जहाँ क्या कहता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लो कि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है इसका। कोई मान लो कि कोई चीज़ इसका थी, समझो कि इसका कोई पता अभी नहीं लगा पाया कि मान लो कि ऊपर 0 तो रहता है तो हमारा क्या होता है, 0 तो आ जाता है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन नीचे 0 यहीं हम क्या करें कि 5/0 कर दे तो अब इसका आंसर बताओ, तो कोई नहीं आज तक बता पाया है कि इसका आंसर कैसे आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि क्यू का मान क्या होता है, 0 नहीं होता है, 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग को समझ लेना है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब लिख लीजिए क्या होता है कि p/q परिमेय संख्या वो ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, ठीक है, तथा p और q एक पूर्णांक होता है, p और q क्या होता है, एक पूर्णांक होता है, तथा q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, q 0 के बराबर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5/2 लिखा है, ठीक है, जैसे 3/2 लिखा है, 5/8 लिखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास मान लो कि जो संख्या बटा में दिख जाए, भिन्न में दिख जाए, ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या कह देंगे, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पे जो संख्या बटा में, जैसे यहाँ पे 5 लिखे, सिंपल में 5 यहाँ पे लिखे हैं, तो 5 भी क्या है, परिमेय संख्या है कि कौन सी संख्या है,
तो देखो जो भी हमारे पास संख्या लिखी होती है ना, तो उसके साथ में क्या होता है कि मान लो कि जैसे 5 लिखा है तो 5 के नीचे एक छुपा रहता है हमेशा, ठीक है, एक छुपा रहता है, एक साइलेंट होता है, इसलिए ई पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास सिंगल संख्या भी दिखेगी तो उसको हम क्या कह देंगे, परिमेय संख्या में कह देंगे, ठीक है। जैसे 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे जो भी संख्या आएगी उसको भी किस में आ जाना है, परिमेय संख्या। अब इसको क्या है कि कौन संख्या किस में आएगी, कौन संख्या पूर्ण संख्या में होगी, कौन नहीं होगी, कौन संख्या प्राकृत होगी, इसको लास्ट में हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी समझिए जो बट्टा में आएगा, ठीक है, जो भिन्न में आएगा वो क्या कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं लोग कि ठीक है आप बोल दिए नहीं, अब कुछ संख्याएं रूट में भी आती है, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गई, ठीक है। अब ये सब संख्या जैसे एक होती है पाई, ठीक है, तो ये सब संख्या, ये तो संख्या नहीं है, इसको बाद में देखा जाएगा। जैसे ये सब संख्याएं है तो ये सब संख्याएं किस में आएगी, परिमेय में आएगी, तो ये और उसका नाम होता है। तो एक और हम लोगों को पढ़ना है कि अपरिमेय संख्या, कौन सा, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं में क्या हो जाएगी कि जैसे हमारे पास √2 आ जाएगी, √3, √5 डॉट 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 ऐसी संख्याएं हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट वाला जो भी संख्या हमारे पास आएगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब इसको आपको क्या है कि आगे आप लोग पढ़ोगे तो इसको अपरिमेय संख्याओं को अच्छा से एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, जो शांत अशांत में आपको बताया जाएगा कि परिमेय संख्या मान लो कि दशमलव जब इसका निकाला जाएगा तो उस समय समझ में आएगा बढ़िया से। लेकिन अभी समझो कि क्या है कि √2, √5, √3 ये सब संख्याएं जो होती है जो रूट से नहीं बाहर निकल पाती है उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। एक आप लोगों को अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है कि जैसे मान लो कि जैसे 2 लिखा है, ठीक है, तो 2 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक मान लो कि √2 लिखा है तो √2 के नीचे भी तो 1 हो सकता है, तो ई मान लो कि p/q के रूप में हो सकता है, तो ई क्यों नहीं p/q के रूप में हो सकता है। अगर आप लोग जवाब जानते हो तो कमेंट में लिखना लो, और नहीं जानते हो लो तो इस पर क्या है कि एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखो तो इसलिए इसका एक रीजन होता है, उसको समझा दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग खोजना, चाहे पूछना, जहाँ पे पढ़ते हो लो वहाँ पे पूछना लो कि जैसे तो 2 है तो परिमेय संख्या √2/1 क्यों नहीं परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसका रीजन हम बताएंगे आप लोगों को, पहले आप लोग क्या खोजना सब, ठीक है। इतना आ गया समझ में कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब क्या कहता है, वास्तविक संख्या, ठीक है। और फाइनल, अब हम लोगों को अभी तक जो भी हम संख्या के बारे में पढ़ते थे लोग अभी तक पढ़ लिए लोग। जैसे आप बोलो कि 2.5, अब ये दशमलव में आप सर पढ़ाई नहीं किए तो 2.5 का मतलब कैसे 2/10 हो गया। अब इसको काटो, 50 25, 5 दूनी 10, 2/5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब उसको अलग वाला ये जो अलग से वीडियो है उसमें बताया जाएगा कि, ठीक है, लेकिन वो भी किस में आएगा, परिमेय में आएगा। दशमलव कुछ संख्या है अपरिमेय में भी होती है, ठीक है। अब समझते हैं लोग कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या कहती है कि सिंपल बात कहती है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या कहती है कि हम क्या करें कि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या दोनों को अगर आपस में जोड़ दे, दोनों को मिला दे, ठीक है, तो उस संख्या कैसी बन जाएगी, उस सब संख्या किस में आ जाएगी, वास्तविक संख्या में आ जाएगी, ठीक है। परिमेय और अपरिमेय को दोनों में मान लो कि उसमें अगर मान लो कि एक रूम में अगर बंद कर दे तो उस सब संख्या किस में कहलाएगी, वास्तविक संख्या में, जो हम लोग पढ़ते हैं लोग, ठीक है। अब संख्याएं भी 2 प्रकार की होती है, एक काल्पनिक संख्याएं भी होती है। जैसे मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे -√9 वाला क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे माइनस रूट में रहेगा तो उस चीज़ को निकालने के लिए आयोटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो क्लास 11th में आपको मिलेगा, ठीक है। अभी 10th में नहीं, 9th 10th में नहीं पढ़ना है, तो इसलिए हमको वास्तविक संख्या है अभी तक हम जो भी संख्या है उसके बारे में जान चुके हैं लोग, ठीक है। अब एक देखो इसका निचोड़ हम लोग निकालते हैं लोग, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे लोग, इसको पहले मिटाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो 1 2 3 ऐसे जो भी संख्या था वो हमारे पास क्या था, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। हम सिर्फ सिंबल से दर्शा दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में क्या आ गई 1 2 3। अब क्या है कि उसके बाद किसकी खोज हुई, जीरो को। तो जीरो को अगर मिला दिए तो कैसे 0 1 2 ऐसे बन गया,
तो एक देखो, तो इसमें क्या आ गई कि जीरो अगर कोई पूछता भी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है। क्यों? क्योंकि सभी मान लो कि जीरो को छोड़ के बाकी सब तो प्राकृतिक संख्या में आ रही है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है, ऐसे बनता भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगला है हमारे पास कि मान लो कि अगर, अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे लोग कि अगर मान लो कि जीरो से अगर पीछे जाते हैं लोग, आगे जाते हैं लोग तो प्लस में मिलता है, पीछे जाते हैं लोग तो किस में मिलता है? माइनस में। ठीक है, तो एक मान लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ऐसे जो क्वेश्चन बनता था हमारे पास, एक इसमें आता था पूर्णांक में आता था। ठीक है, पूर्णांक में, और पूर्णांक में हम लोग पढ़ चुके हैं लोग क्या कि कोई मान लो कि धनात्मक पूर्णांक होता था, कोई ऋणात्मक पूर्णांक होता था, कोई किस में सम संख्या है, कोई विषम संख्या है, कोई भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस सब के बारे में हम लोग जान चुके हैं। नहीं तो देखो, तो कहने का मतलब है कि सब, यानी अगर इस पूर्णांक की बात किया जाए तो पूर्णांक संख्या में कौन कौन आ रही है? देखो, तो पूर्ण संख्या भी आ जा रही है इसमें पूर्णांक में, और क्या प्राकृतिक संख्याएं भी आ जा रही है। तो अगर पूछा जाए आपसे कि पूर्णांक संख्याएं में, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी पूर्ण संख्याएं क्या पूर्णांक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही मान लो कि ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग क्या, मान लो कि बटा वाला क्वेश्चन में भी चले गए थे लोग ना, तो बटा मान लो कि जैसे क्वेश्चन आ गया, ऐसे मान लो कि 1/2, 3/5, ऐसे जो क्वेश्चन मान लो 5, 2, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ गया था, तो हम क्या बोल दिए इसको? परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या के बारे में कोई पूछता है तो, और इसमें सोचने वाला बात है कि परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आ रहा है, परिमेय संख्या में कौन सा? पूर्ण संख्या भी आ रही है, परिमेय संख्या में कौन सी आ रही है? प्राकृतिक संख्या भी आ रही है। यानी कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या टोटल से मिलकर बना है, सभी पूर्णांक हमारे पास परिमेय संख्या हो सकती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मैं 5 लिखा है तो 5/1 नहीं लिख सकते हैं लोग, तो इसलिए इसमें क्या परिमेय आ जा रही है। ठीक है, परिमेय हो जा रही है। ठीक है, अब एक अलग से हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे लोग, वो इसमें नहीं आ रहा था। ठीक है, वो इसमें नहीं आ रहा था, इसमें कहीं ना, ये अलग से अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रूट वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसको हम क्या कहते थे लोग? अपरिमेय संख्या का बोलते थे लोग। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं लोग। और सबको अगर हम मिला दे, ठीक है, मान लो कि एक रूम में सबको बंद कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं लोग? वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या आ गया समझ में कि सबको, अगर जो भी हमारे पास तो ये नंबर है, उस सबको अगर मिला दिया जाए आपस में, तो उसको हम क्या कह देंगे? वास्तविक संख्या कह देंगे। है समझ में? इतना आपको समझ लेना चाहिए, इतना इजी से बताया है। इसमें कुछ क्या है कि याद करने वाला भी पोजीशन नहीं है कि आपको रटना उठना होगा, चाहे आपको समझ में आ गया कि संख्या कैसे कैसे बना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि आप बताइए कि जीरो का खोज किसने किया था। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, जिनको पता होगा वो लिखेंगे कि जीरो का खोज किसने किया था, वो कौन व्यक्ति था। ठीक है, वो भी लिखना है कि जीरो का खोज कौन किया था, किसने किया था। ठीक है, किसने किया था और कहाँ के था। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। इसके बाद वाला जो भी ये आएगा वीडियो आएगा, उसमें हम बता देंगे। एक वीडियो आपको मिल जाएगा कि जैसे आपको पूछा गया है कि रूट के नीचे एक आएगा तो क्यों नहीं, उसका मान लो कि परिमेय संख्या वो क्यों नहीं होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, क्या है कि आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा तो बता दिया जाएगा।